हेलो एवरीवन, हम क्लास 8th साइंस एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया कि जो सूक्ष्म जीव है वो हमारे लिए कैसे उपयोगी है, और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि सूक्ष्म जीवों की वजह से हमें क्या क्या नुकसान देखने को मिल सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हानिकारक सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव जो हैं वो अनेक प्रकार से हानिकारक होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। जो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं उनको रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े और चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। तो यहाँ पर अब एक एक पॉइंट के थ्रू जो है हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से हमें नुकसान पहुंचाते हैं सूक्ष्म जीव। मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, मतलब जब हम सांस लेते हैं उसके थ्रू, पेयजल पीने के पानी के थ्रू और भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। मतलब जो सूक्ष्म जीव हमें नुकसान पहुंचाते हैं वो इस तरीके से हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, और संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। मतलब या तो सूक्ष्म जीव हमारी बॉडी में इस तरीके से एंटर करेंगे, या फिर ऐसा व्यक्ति जो संक्रमित है, जिसको पहले से कोई बीमारी हो रखी है सूक्ष्म जीवों की वजह से, या कोई संक्रमित जंतु है, अगर उसके हम सीधे संपर्क में आ जाते हैं तो भी हमें रोग का संचरण हो सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, वो रोग होते हैं संचरणीय रोग। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण है जैसे कि हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। जब जुकाम से कोई पीड़ित व्यक्ति होता है तो हम देखते हैं कि अगर दो मेंबर एक ही रूम में रह रहे हैं और एक को जुकाम लग गई है तो दूसरा जो पर्सन है वो भी उससे इफेक्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब जुकाम से पीड़ित व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ में हजारों रोगकारक वायरस वायु में आ जाते हैं, और ये वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ में दूसरे व्यक्ति के शरीर में भी प्रवेश कर जाते हैं, जिससे दूसरा व्यक्ति भी इससे इफेक्ट हो जाता है। तो अब संचरणीय रोगों को कैसे हम फैलने से रोक सकते हैं? तो जब भी आप छींको तो मुंह कर और नाक पर एक रुमाल रखना चाहिए, नहीं तो जो संक्रमित व्यक्ति है उससे एक निश्चित दूरी जो है, एक पर्याप्त दूरी जो है वो बनाकर रखी जाए, तभी जाकर के संचरणीय रोगों से बचा जा सकता है। अब देखो, कुछ कीट और जंतु, मतलब या तो सूक्ष्म जीव जो हैं वो डायरेक्ट बॉडी को इफेक्ट करें, डायरेक्ट मनुष्य, जंतु, पेड़ पौधे इनकी बॉडी को इफेक्ट करें, या फिर वो कुछ ऐसे कीट और जंतुओं के थ्रू जो हैं वो मानव को, जंतुओं को इफेक्ट करें, जिनके थ्रू जो है वो एक तरीके से उनका संवहन होता है। जैसे कि जो मलेरिया जो है वो हमें जो एनोफिलीज मच्छर होता है उसके थ्रू हमें फैलता है, तो उसमें वो रोगाणु होते हैं जिसके थ्रू जो है वो हमें मलेरिया इफेक्ट करता है। मतलब या तो सूक्ष्म जीव डायरेक्ट बॉडी को इफेक्ट करे, या किसी के थ्रू जो है, किसी माध्यम के थ्रू जो है वो फैलाई जाए। तो कुछ कीट और जंतु ऐसे भी होते हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। जैसे कि घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। मक्खी जो है कूड़े और जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं, और जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव हो जाता है। तो जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन, ऐसा अगर रोगाणु से युक्त भोजन करेगा तो उसके बीमार पड़ने की संभावना हो जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि भोजन को सदा ढक करके रखा जाना चाहिए, बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। दूसरा उदाहरण है मादा एनोफिलीज मच्छर। इसका अन्य उदाहरण है, मच्छर जो है वो प्लाज्मोडियम का वाहक होता है, मलेरिया परजीवी का वाहक होता है। मादा एडीज मच्छर क्या करती है, डेंगू के वायरस का वाहक है। हम मलेरिया और डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं? देखो, हमें पता है कि मलेरिया और डेंगू किससे फैलेगा, मच्छर से फैलेगा। तो अगर मच्छर जो है वो ही, उनका ही जनन ना देखने को मिले, मच्छरों की संख्या ही ना बढ़े, तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो बीमारी है उसको रोका जा सकता है। जैसे कि हमने सुना है हमेशा कि मच्छर हमेशा जल में उत्पन्न होते हैं, तो हमारे घर के आसपास जो भी पानी है, मतलब रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए, जो सड़ा हुआ पानी होता है उसमें मच्छर जो है उत्पन्न होते हैं। तो कूलर, टायर, फूलदान इत्यादि में जल को एकत्र ना होने दें। अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ और शुष्क बनाकर मच्छरों को पैदा होने से हम रोकें। इस तरीके से मलेरिया को फैलने से हम रोक सकते हैं। अब यहाँ पर मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले कुछ सामान्य रोगों के बारे में बता रखा है, आपको ध्यान में रखना
रखना है, कौन सा रोग कैसे फैलता है और उसके संचरण का क्या क्या तरीका है। बहुत बार इनको लेकर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओके, डायरेक्टली अगर हम बात करें या बेसिक क्वेश्चन की बात करें तो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रोग का नाम आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसका रोग कारक सूक्ष्म जीव कौन सा है, ये ज्यादा पूछे जाते हैं। क्षय रोग जो है वो जीवाणु से फैलता है, वायु के थ्रू भी ये संचरण होता है। क्षय रोग, खसरा जो है वो वायरस के थ्रू, चिकन पॉक्स वायरस के थ्रू, पोलियो जो है वो भी वायरस के थ्रू। और वायु जो है संचरण का तरीका, चिकन पॉक्स वायु सीधा संपर्क, पोलियो जो है वायु और जल। इसमें बचाव में क्या करना है, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना होता है, रोगी को व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना होता है, उचित समय पर टीकाकरण करवाना होता है। फिर है हैजा और टाइफाइड, दोनों जो है वो जीवाणुओं से फैलते हैं। हैजा जो है वो जल और भोजन से भी फैलता है, और मतलब संचरण का तरीका, आपने दूषित जल पी लिया, दूषित भोजन खा लिया तो हैजा आपको फैल जाएगा। टाइफाइड जो है वो दूषित जल से फैलता है। इसमें क्या करना होता है, व्यक्तिगत स्वच्छता, अच्छी आदतों को अपनाना होता है, भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल और टीकाकरण इसमें काम किया जाता है, मतलब टीकाकरण के थ्रू इसको रोका जा सकता है। फिर बात आती है हेपेटाइटिस ए, ये वायरस जो है इसका सूक्ष्म जीव होता है, रोग कारक सूक्ष्म जीव इसमें वायरस होता है और संचरण का तरीका होता है जल, मतलब हमें क्या करना है, उबला हुआ पेयजल का प्रयोग करना है और टीकाकरण करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ, इसका सूक्ष्म जीव जो है प्रोटोजोआ होता है, मच्छर के थ्रू ये फैलता है। मच्छरदानियों का प्रयोग करना चाहिए, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग करना चाहिए, कीटनाशक का छिड़काव और मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न रहने देना है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो रोग हैं उनके बारे में डिस्कस किया। आपको ये सारे जो रोग हैं और ये किसके थ्रू फैलते हैं, कौन इनमें सूक्ष्म जीव है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। जंतुओं में भी रोग कारक जीवाणु कुछ रोग फैलाते हैं। अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग की कारक नहीं है, बल्कि वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। ओके, रॉबर्ट कोच ने 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। तो हमने देख लिया कि जंतुओं में कौन कौन से रोग फैलाते हैं सूक्ष्म जीव। अब पौधों में कौन कौन से रोग फैलाते हैं सूक्ष्म जीव। अनेक सूक्ष्म जीव जैसे कि अनेक सूक्ष्म जीव जो हैं वो गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि रोगों में रोग के कारक हैं। रोग जब लग जाता है किसी भी फसल के तो उसकी उपज में कमी आ जाती है। कुछ रसायनों का प्रयोग करके हम सूक्ष्म जीवों के नियंत्रण पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में कौन कौन से सामान्य रोग होते हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। नींबू कैंकर ये जीवाणु के द्वारा होता है और इसके संचरण का तरीका है वायु, मतलब वायु के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह फैल सकता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में। गेहूं की रस्ट ये कवक द्वारा फैलता है और वायु एवं बीज जो है इसका संचरण का तरीका है। नेक्स्ट है भिंडी की बीज और ये सूक्ष्म जीव, इसमें वायरस होता है और संचरण का तरीका है कीट, मतलब कीट जो हैं वो इस रोग को फैलाते हैं। तो ये हमने देख लिए जो हानिकारक सूक्ष्म जीव है और जंतुओं को, पेड़ पौधों को कैसे इफेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि फूड को कैसे पॉइजन कर देते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि खाना खाते हैं, उसके बाद में जो पर्सन है, व्यक्ति जो है वो बीमार हो जाते हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर बताता है कि फूड पॉइजनिंग, खाद्य विषाक्तन के कारण ऐसा हो गया, मतलब जो भोजन खाया वो विष बन गया। कैसे हो गया, तो सूक्ष्म जीव जो है वो खाद्य विषाक्तन मतलब फूड पॉइजनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है। कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो जाती है। अतः आवश्यक है कि भोजन को संदूषित होने से बचाएं, भोजन को विष बनने से बचाएं। अब कैसे बचाएं, तो यहाँ पर कुछ खाद्य परिरक्षण, भोजन को बचाने के कुछ तरीके बता रखे हैं जिनके थ्रू हम सूक्ष्म जीवों से खाद्यों को, खाने को, भोजन को बचा सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि जो हमारे खाद्य बीज होते हैं उनके परिरक्षण और भंडारण के उपायों के बारे में हमने पढ़ा। तो जो भी हमारा खाना है उसको भी हम ढंग से परिरक्षण करें, तभी जाकर के उसमें सूक्ष्म जीवों का आक्रमण से हम उसको बचा सकते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, स्वाद भी खराब हो जाता है, रंग भी उसका परिवर्तन हो जाता है।
ओके। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं कि किसी ने कोई आम खरीदे, कुछ टाइम बाद में वो खराब हो गए, लेकिन वो देखते हैं कि अचार जो डाला जाता है आम का, वो लंबे समय तक बचा रहता है, उस पर तो सूक्ष्म जीवों का आक्रमण नहीं होता। फिर वो कैसे बचा रहता है, तो उन उपायों के बारे में हम डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं। पहला है रासायनिक उपाय। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग जो है वो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं, नमक को और खाद्य तेल को। नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा बाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक हैं। जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग करके उन्हें संदूषित होने से बचाया जाता है। तो देखो, खाद्य परिरक्षण जो है उसको लेकर के भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसको किस तरीके से बचाया जा सकता है। ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। नमक द्वारा परिरक्षण। सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला और इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। चीनी द्वारा परिरक्षण। जैम, जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है, जो संदूषण करने वाली जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, सब्जी, मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा करते हैं। गर्म एवं ठंडा करना। हम क्या करते हैं कि दूध को उबाला और उसको ठंडा कर लिया, इससे क्या हो जाता है, सूक्ष्म जीव जो है वो नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, ताकि कम तापमान पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोका जा सके। लेकिन थैलियों में जो दूध आता है वो तो कई दिनों तक खराब नहीं होता है, तो उस दूध को किया जाता है पाश्चराइज्ड। क्या होता है पाश्चरीकृत दूध? पाश्चरीकृत दूध को बिना उबाले भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसमें दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और फिर एकाएक उस दूध को ठंडा कर दिया जाता है। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे पाश्चरीकरण कहते हैं। एक तरीका है भंडारण एवं पैकिंग। मेवे और सब्जियां जो हैं वो आजकल वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों से इनकी सुरक्षा होती है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो हम डिस्कस करेंगे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो क्लास 6 और 7 में हम राइजोबियम जीवाणु के बारे में हमने पढ़ा है, जो लेग्यूम पौधों मतलब दलहन जो पौधे होते हैं उनके नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, जैसे सेम और मटर। इनमें एक सहजीविता होती है। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में फिर भी हम देखते हैं स्थिर रहती है, तो ये कैसे संभव है, तो हम समझेंगे यहाँ पर नाइट्रोजन चक्र के बारे में। ओके, तो ये लेग्यूम पौधों की जड़ ग्रंथिकाएं जो हैं, यहाँ पर एक गांठी जैसी संरचना, यहाँ पर ये राइजोबियम रहते हैं और ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिसको फिर पौधे जड़ों के थ्रू अवशोषित कर लेते हैं पानी के साथ में घुल करके। और क्योंकि सीधा जो नाइट्रोजन है उसको पेड़ पौधे उपयोग में नहीं ला पाते हैं। नाइट्रोजन चक्र। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संगठक है, जो प्रोटीन, पर्णहरित, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधे उपयोग नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद में मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और कवक जो हैं वो नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग में होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर बनी रहती है। समझ में आ गया? अभी हमने देखा था कि नाइट्रोजन की मात्रा 78% लगभग स्थिर क्यों बनी हुई है। इसका बेसिक रीजन क्या है कि जिस नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के बाद में नाइट्रोजन के यौगिकों को पेड़ पौधे और जंतु यूज करते हैं, जब उनकी मृत्यु होती है तो वो नाइट्रोजन यौगिक दोबारा से मृदा में
एक तरीके से रिलीज हो जाते हैं, निर्मुक्त हो जाते हैं, तो कुछ गैस के रूप में वापस गैस में मिल जाते हैं और कुछ यौगिकों के रूप में दोबारा से नए पेड़ पौधों के द्वारा उनको अवशोषित कर लिया जाता है। इस तरीके से नाइट्रोजन गैस जो है वो स्थिर बनी हुई है। इमेज के थ्रू हम समझेंगे। देखो ये वायुमंडल नाइट्रोजन है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है 78% है। ओके, अब यहाँ पर वायुमंडलीय नाइट्रोजन, इसका दो तरीके से स्थिरीकरण होता है। सीधा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को तो अवशोषित किया नहीं जा सकता, दो तरीके से स्थिरीकरण होता है। तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु और नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण। तो इस तरीके से जब इनका स्थिरीकरण हुआ तो जीवाणु द्वारा स्थित नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित करना, और जो तड़ित जो है वो मिट्टी में उपस्थित, मतलब जो बिजली तड़ित है उसने नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर दिया। जो छोटे मोटे नीले हरे शैवाल हैं या जीवाणु हैं उन्होंने स्थिरीकरण कर दिया। इसके थ्रू क्या हुआ, मिट्टी में नाइट्रोजन के यौगिक उपस्थित हो गई। अब ये जो यौगिक हैं इनको पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया गया। ओके, अब पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया गया, फिर पौधों को जंतुओं द्वारा खा लिया गया। ओके, फिर जंतुओं ने उत्सर्जन किया या फिर जीवों की मृत्यु हुई, उससे जो नाइट्रोजन अपशिष्ट है वो दोबारा से मिट्टी में उपस्थित हो गया, और फिर से मतलब जब वो उनकी मृत्यु हुई तो मिट्टी में विलीन हो गई, तो नाइट्रोजन यौगिक जो है दोबारा से मिट्टी में उपस्थित हो गई। या फिर क्या हुआ, जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का, मतलब जो मिट्टी में जो नाइट्रोजन यौगिक है उनको दोबारा से नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर दिया गया, और फिर वो गैस जो है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन में क्या हो गई, दोबारा से मिल गई। तो इस तरीके से नाइट्रोजन चक्र जो है वो चलता रहता है। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि नाइट्रोजन चक्र से आप क्या समझते हैं, इसको एक चित्र के थ्रू जो है वो समझाइए। तो ये जो चित्र है, ये जो इमेज है वो आपको क्लियरली ध्यान में होनी चाहिए। तो ये हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट। अब इस चैप्टर की समरी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का टाइटल ही सूक्ष्म जीव है। तो सूक्ष्म जीव जो है वो अत्यंत छोटे होते हैं, जिनको बिना किसी यंत्र की सहायता से अकेली आंखों से नहीं देखा जा सकता। सूक्ष्म जीव जो है वो बर्फीले शीत मौसम से उष्ण झरनों और मरुस्थल से दलदल तक हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी, पौधे एवं जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव एक कोशिक और बहुकोशिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। वायरस जो है वो इनसे अलग हैं, लेकिन फिर भी इसी वर्ग में उनको सम्मिलित किया जाता है। वायरस केवल परपोषी जैसे कि जीवाणु, पादप और जंतु इनमें गुणन कर सकते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव औषधि और अल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में उपयोगी हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधे, जंतु अपशिष्ट को अपघटित कर उनको सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं और वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। प्रोटोजोआ अतिसार और मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करता है। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव लेग्यूम पौधों की जड़ों अथवा ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। ओके, विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका निर्मोचन वायुमंडल में हो जाता है। तो ये हमने चैप्टर को डिस्कस कर लिया कि सूक्ष्म जीव जो हैं वो किस तरीके से हमारे लिए उपयोगी हैं और किन किन पॉइंट पर वो हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। सारे के सारे रोगों के बारे में आपको याद रखना है। कौन कौन सा बेनिफिट हमारे लिए करते हैं सूक्ष्म जीव, वो आपको ध्यान में रखना है। बहुत बार इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो आपको एक्सप्लेनेशन में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको होनी चाहिए। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 था, जिसको हमने कंप्लीट किया है। चैप्टर नंबर 2 का ये पार्ट नंबर 2 था। तो अगर आप यहाँ पर आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे जो अदर वीडियोस हैं, अदर इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, उनको जाकर के भी व्यू कर सकते हो। ओके, थैंक यू।